गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। पीसीबी एंड पीसीएम की केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 12th केमिस्ट्री के अंदर हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था संकुलन दक्षता। और संकुलन दक्षता में सबसे पहले हमने निकाली थी एससीसी की संकुलन दक्षता, और एससीसी की संकुलन दक्षता हमारी आई थी 52.4%। अब इसके बाद एससीसी के बाद हम दूसरी संकुलन दक्षता निकालेंगे, एफसीसी की संकुलन दक्षता। सेकंड, एफसीसी में संकुलन दक्षता। एफसीसी के अंदर क्या होता था कि इस प्रकार के घनीय क्रिस्टल जालक में 8 अवयवी कण तो होते थे कोने पर, 8 अवयवी कण कोनों पर, वह 6 अवयवी कण होते हैं फलक पर, जिसमें से कोने का और फलक का अवयवी कण एक दूसरे को स्पर्श करता हुआ होता है। तो इस कोने का अवयवी कण इस फलक के अवयवी कण को स्पर्श करेगा, और इस फलक का अवयवी कण इस कोने के अवयवी कण को स्पर्श करेगा। ये हमारे दो कोनों के अवयवी कण हैं और ये बीच के फलक का अवयवी कण है। तो कोने के अवयवी कण किसको स्पर्श करते हैं? फलक पर स्थित अवयवी कण को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि एक त्रिभुज बन रहा है, और इस त्रिभुज का नाम दे दिया हमने ABC त्रिभुज। त्रिभुज ABC, और ये घन की भुजा है जिसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया स्मॉल a से। ये भी घन की भुजा है जिसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया स्मॉल a से। ये गोले की त्रिज्या है जिसे हमने प्रेजेंट कर दिया स्मॉल r से। ये गोले का क्या हो गया? व्यास हो गया, जिसे हमने प्रदर्शित कर दिया 2r से। और ये गोले की त्रिज्या हो गई जिसे हमने प्रदर्शित कर दिया स्मॉल r से। तो हमने सबसे पहले किसी भी क्रिस्टल की संकुलन दक्षता निकालने के लिए क्या किया था? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है। तो हमने देखा था एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या 4 होती है, इसलिए यहाँ कितने गोलों का आयतन निकलेगा? 4 गोलों का आयतन हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एफसीसी के बारे में यहाँ लिखेंगे, एफसीसी में 8 अवयवी कण कोनों पर, 8 अवयवी कण कोनों पर, तथा 6 अवयवी कण, 6 अवयवी कण फलकों पर, फलकों पर स्थित होते हैं, स्थित होते हैं, जिसमें कोने का अवयवी कण, अवयवी कण फलक के अवयवी कण को, फलक के अवयवी कण को स्पर्श करता है, स्पर्श करता है। तो कोने का अवयवी कण किसको स्पर्श कर रहा है? फलक के अवयवी कण को, और फिर फलक का किसको स्पर्श कर रहा है? कोने के अवयवी कण को। ये हमने चित्रानुसार लिख दिया। फिर हमें पता है कि एफसीसी में प्रति एकक कोष्ठिका अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? 4। तो 4 होती है, तो यहाँ कितने गोलों का आयतन निकलेगा? 4 गोलों का आयतन। तो सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ एफसीसी में प्रति एकक कोष्ठिका, प्रति एकक कोष्ठिका में
अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या 4 होती है। अतः 4 गोलों का आयतन बराबर, 4 गोलों का आयतन बराबर, तो एक गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो 4 गोलों का आयतन निकालेंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से। तो हमारे पास आ गया 16/3 पाई r क्यूब। ये हमारे पास 4 गोलों का क्या आ गया? आयतन। अब हमें घन का आयतन निकालना है और घन के आयतन निकालने से पहले हमें इसकी त्रिज्या व भुजा के बीच में क्या निकालना पड़ेगा? संबंध निकालना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे घन की भुजा, और घन की भुजा को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्मॉल ए से। व गोले की त्रिज्या के मध्य संबंध, वह गोले की त्रिज्या, और त्रिज्या को किससे लिख रहे हैं? स्मॉल आर से। के मध्य संबंध निम्न प्रकार से होगा, निम्न प्रकार से होगा। तो हमें संबंध निकालने के लिए देखोगे इधर चित्र के अंदर कि ये घन की भुजा है, ये घन की भुजा है। यदि ये भी घन की भुजा होती तो हम सीधा यहाँ पर घन की भुजा a बराबर कितने r लिख देते? 1r और 2r 3r और 1r कितने हो गए? 4r। लेकिन ये घन की भुजा नहीं है, ये घन का क्या हो गया? यहाँ विकर्ण हो गया। तो यहाँ त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से हमें AC का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में कौन सी प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय के अंदर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो AC तो यहाँ क्या हो गया? कर्ण। तो हमने लिख दिया AC का स्क्वायर बराबर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर करना है? लंब का स्क्वायर। तो मैं लिख दूँ यहाँ पर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब ध्यान से देखोगे चित्र में AB है जो घन की भुजा है, और घन की भुजा को हम किससे लिख रहे हैं? स्मॉल a से। BC भी एक घन की क्या हो गई? भुजा, और घन की भुजा को हम किससे लिख रहे हैं? स्मॉल a से। तो मैं AB की जगह और BC की जगह क्या लिख सकता हूँ? AA। तो AB का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर हो गया? A का स्क्वायर, और BC का स्क्वायर इसका मतलब भी किसका स्क्वायर हो गया? A का स्क्वायर। अब देखोगे चित्र में AC भुजा है वो कितने r के बराबर है? A से लेकर और C तक कितने r आ रहे हैं हम काउंट करेंगे तो ये 1r हो गया त्रिज्या, ये व्यास हो गया गोले का 2r, और ये गोले की त्रिज्या हो गई r। तो टोटल कितने r हो गए? r और 2r 3r प्लस 1r कितने r हो गए? 4r। तो हम यहाँ AC को किसके बराबर लिख रहे हैं? 4r के बराबर। और ये कहाँ से लिखा है? चित्र से। कहाँ से लिखा है इसको? चित्र से। तो AC के स्थान पर मैं किसका स्क्वायर कर दूँ? 4r का स्क्वायर। तो 4r का स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या आ गया? a स्क्वायर, और a स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 2a स्क्वायर। यदि इसके ऊपर से मैं स्क्वायर हटाऊँ तो यहाँ क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। तो इसी को आगे मैं क्या लिख सकता हूँ? 4r बराबर यहाँ से मैंने स्क्वायर हटा दिया तो ये हो गया अंडर रूट 2a स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाया, यहाँ वर्गमूल हो गया, वर्गमूल का मतलब अंडर रूट का चिन्ह लगा दिया। अब यहाँ से अंडर रूट का मान निकालूँ 4r बराबर, तो अंडर रूट 2 की जगह तो अंडर रूट 2 हो जाएगा, और a स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो गया? स्मॉल a हो गया। तो हमारे पास 4r बराबर क्या आ गया? अंडर रूट 2a। अब यहाँ से या तो a का मान निकाल लो या किसका मान निकाल लो? r का। यदि मैं यहाँ से मान निकालूँ a का तो a बराबर क्या लिख सकता हूँ? 4r बटे अंडर रूट 2। ये a के बीच में और r के बीच में क्या आ गया? संबंध। a का मतलब घन की भुजा
और आर का मतलब गोले की त्रिज्या के बीच में हमने क्या प्राप्त कर लिया, संबंध प्राप्त कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा, घन का आयतन। इसके बाद हमें क्या निकालना है, घन का आयतन बराबर, और घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब, और भुजा के स्थान पर क्या है a, तो a का क्यूब, और a के स्थान पर भी मान रखूँ तो a के स्थान पर क्या मान रख सकता हूँ, 4r बटे √2 का क्यूब। अब 4r बटे √2 का आपको क्या करना है, क्यूब करना है। तो बताओ 4 का क्यूब को कितना होता है, 64। r का क्यूब किया तो r क्यूब, और √2 का क्यूब करोगे, √2 के क्यूब का मतलब है √2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है आपको, 3 बार। तो √2 को √2 से गुणा किया तो यहाँ तो 2 आ गया, और फिर 2 को √2 से गुणा किया तो क्या आ गया, 2 √2, मतलब √2 का क्यूब करने पर हमारे पास क्या आएगा, 2 √2। ये हमने घन का क्या निकाल लिया, आयतन। अब संकुलन दक्षता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, संकुलन दक्षता प्रतिशत बराबर गोले का या अवयवी कणों का आयतन अपॉन घन का आयतन और इनटू में 100। तो हमने गोले का आयतन निकाल लिया, घन का आयतन निकाल लिया, और इनटू में 100 करके हम इसकी क्या ज्ञात कर लेंगे, संकुलन दक्षता प्रतिशत। तो इसके बाद हम इसका निकालेंगे संकुलन दक्षता प्रतिशत बराबर संकुलन दक्षता प्रतिशत बराबर संकुलन दक्षता प्रतिशत बराबर गोलों या अवयवी कणों का आयतन, गोलों या अवयवी कणों का आयतन, अवयवी कणों का आयतन अपॉन घन का आयतन, और प्रतिशतता निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से। हमारे पास गोलों का आयतन भी है, गोलों का आयतन, ये घन का आयतन है, दोनों का मान रखेंगे और इनटू 100 करके हम इसकी क्या ज्ञात करेंगे, संकुलन दक्षता प्रतिशत। देखोगे गोलों का आयतन हमारे पास कितना है, गोलों का आयतन हमारे पास आ रहा है कितना, 16/3 पाई r क्यूब। तो गोलों का आयतन रखा हमने 16/3 पाई r क्यूब अपॉन घन का आयतन, घन का आयतन हमारे पास आया 64 r क्यूब अपॉन 2 और मल्टीप्लाई किया इसे किससे, 100 से। हमारे पास r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो गया, जो वैल्यू बच रही है उसे हम मान रखकर यहाँ से संकुलन दक्षता प्रतिशत निकालेंगे। संकुलन दक्षता प्रतिशत किस प्रकार से निकलेगा, 16 को काटा 64 से कितनी बार कट गया, 4 बार, अर्थात ऊपर हमारे पास एक तो क्या बचा, पाई बच गया। ये 3 मैंने कहाँ भेज दिया, नीचे भेज दिया, और यहीं पर एक क्या बच रहा है, 4 बच रहा है। ये 2 √2 कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, 2 × √2 और इनटू में क्या कर दिया, 100 कर दिया। इसके बाद हम रखेंगे यहाँ पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। तो हमने पाई की वैल्यू रख दी 22/7, पाई की वैल्यू रख दी 22/7 × 3 × 4 2 × √2 × 100। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब इसके बाद इसे हम सोल्व करेंगे, √2 का मान रख देंगे, कितना होता है 1.732। √2 का मान रखने के बाद इसे कंप्लीट को मल्टीप्लाई कर कर इससे नीचे वाली संख्या से डिवाइड करने पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 74%। चेक कर लोगे इसे, इसका आंसर इसे सोल्व करने पर हमारे पास कितना आएगा, 74%। इसका मतलब क्या हुआ कि FCC की संकुलन दक्षता कितनी होती है, 74% होती है। अब इस 74 का मतलब क्या है कि जब FCC कोई घनीय क्रिस्टल जालक बनता है तो FCC में अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया स्थान सिर्फ कितना है, 74%। 100 में से शेष कितना बच गया, 26%।
इसमें 26% स्थान तो रिक्त रहता है और 74% स्थान इन अवयवी कणों के द्वारा या गोलों के द्वारा इस घनीय क्रिस्टल जालक में क्या किया जाता है, घेरा जाता है। तो इसी के नीचे एक लाइन और लिख लेंगे हम, अतः FCC की संकुलन दक्षता 74% प्राप्त होती है। इससे स्पष्ट है कि FCC में अवयवी कणों द्वारा 74% स्थान घेरा जाता है तथा शेष 26% स्थान रिक्त रहता है। शेष 26% स्थान रिक्त रहता है। ये हमने FCC की संकुलन दक्षता ज्ञात कर ली। तो हमने अब तक SCC की संकुलन दक्षता ज्ञात की है और FCC की संकुलन दक्षता ज्ञात की है, जिसमें ध्यान रखना है आपको, SCC की संकुलन दक्षता 52.4% होती है तथा शेष 47.6% स्थान है उसका जो क्या रहता है, रिक्त रहता है। किसमें? SCC में। FCC में 74% स्थान अवयवी कणों के द्वारा घेरा हुआ होता है, अर्थात इसकी संकुलन दक्षता 74% होती है तथा शेष 26% स्थान FCC के अंदर क्या रहता है, रिक्त रहता है। अब इसके बाद हम निकालेंगे BCC की संकुलन दक्षता। SCC की निकाल ली, FCC की निकाल ली, इसके बाद निकालेंगे BCC की संकुलन दक्षता। और ECC की संकुलन दक्षता हमारे सिलेबस में नहीं है, केवल 3 ही संकुलों की संकुलन दक्षता हमें निकालनी है, SCC की, BCC की और एक FCC की। तो जिसमें 2 हमने निकाल ली, SCC की और FCC की। अब तीसरी ज्ञात करनी है हमें BCC की संकुलन दक्षता या BCC में संकुलन दक्षता। थर्ड नंबर, BCC में संकुलन दक्षता। BCC का मतलब क्या था? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, अर्थात काय केंद्रित एकक कोशिका में संकुलन दक्षता हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो काय केंद्रित के अंदर हमने स्ट्रक्चर पढ़ी थी कि काय केंद्रित में 8 अवयवी कण तो 8 कोनों पर होते हैं तथा एक अवयवी कण उस घन के या क्रिस्टलीय जालक के अंतः केंद्र पर क्या होता है, पाया जाता है। तो हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब देखोगे इसके अंदर एक अवयवी कण तो पाया जाएगा इस घन के अंतः केंद्र में। एक अवयवी कण तो मैंने कहाँ उपस्थित कर दिया, घन के अंतः केंद्र में, और शेष अवयवी कण पाए जाते हैं कहाँ पर, कोनों पर। तो ये तो हो गया हमारा अंतः केंद्र वाला।
और शेष अवयवी कण को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ये कोने का अवयवी कण हो गया और ये इस कोने का अवयवी कण हो गया। तो कोने के अवयवी कण किसको स्पर्श कर रहे हैं? अंतः केंद्र में उपस्थित अवयवी कण को क्या करते हैं? स्पर्श। तो ये कोने के अवयवी कण और ये अंतः केंद्र का अवयवी कण है। तो एफसीसी के अंदर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि एफसीसी में 8 अवयवी कण तो कोनों, सॉरी एफसीसी नहीं बीसीसी की बात कर रहे हैं कि बीसीसी में 8 अवयवी कण तो कोनों पर पाए जाते हैं तथा एक अवयवी कण उस घन के अंतः केंद्र में पाया जाता है, जो कि कोने के अवयवी कण इस अंतः केंद्र के अवयवी कण को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर लिखेंगे बीसीसी में 8 अवयवी कण, 8 अवयवी कण कोनों पर तथा एक अवयवी कण घन के अंतः केंद्र में उपस्थित होता है, जो कि एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि कोने के अवयवी कण अंतः केंद्र के अवयवी कण को क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। अब इसके बाद आपके सामने देखोगे कि ये एक हमारे पास त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, ये त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज के अंदर ये गोले की त्रिज्या हो गई r, ये गोले का व्यास हो गया 2r और ये गोले की त्रिज्या हो गई स्मॉल r। लेकिन इस त्रिभुज के अंदर आप देखोगे मैंने ये त्रिभुज बना दिया कोई, ये हमारा कोई त्रिभुज बन गया इस बिंदु से इस बिंदु तक, इसका नाम हमने डाल दिया, नाम है इसका ABC। ये त्रिभुज हो गया कोई, इस त्रिभुज का नाम हमने क्या डाल दिया? ABC। ये कोई त्रिभुज है, ध्यान से गौर से देखोगे ये एक त्रिभुज बन गया और इस त्रिभुज का नाम क्या हो गया हमारे पास? ABC त्रिभुज। अब इस ABC त्रिभुज के अंदर हमें संबंध निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम गोलों का आयतन निकाल लेते हैं। इसके अंदर मुझे बताओगे बीसीसी में प्रति एकक कोष्ठिका अवयवी कणों की संख्या कितनी आई थी? अब से पहले हमने ज्ञात कर ली थी। तो बीसीसी में प्रति एकक कोष्ठिका अवयवी कणों की संख्या आई थी 2। तो इसका मतलब यहाँ कितने गोलों का आयतन निकलेगा? 2 गोलों का आयतन निकलेगा। और एक गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब। तो 2 गोलों का आयतन निकालोगे तो 4/3 पाई r क्यूब को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि बीसीसी में प्रति एकक कोष्ठिका अवयवी कणों की संख्या 2 होती है, अतः 2 गोलों का आयतन बराबर, तो एक गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो 2 गोलों का आयतन निकालोगे तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 2 से। तो हमारे पास 2 गोलों का आयतन कितना आ गया? 8/3 पाई r क्यूब। जिस प्रकार से हम स्टेप बाय स्टेप पिछले के अंदर संकुलन दक्षता निकाली थी, यहाँ भी स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले गोलों का आयतन निकाल लिया, फिर हम घन की भुजा A व गोले की त्रिज्या r के मध्य क्या निकालेंगे? संबंध। तो इसके बाद हम ज्ञात करेंगे कि घन की भुजा स्मॉल a व गोले की त्रिज्या स्मॉल r के मध्य संबंध निम्न प्रकार से ज्ञात होगा।
अब ज्ञात किस प्रकार से करेंगे, अब ध्यान से समझोगे, ये स्टेप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और जटिल है। यहाँ हम ज्ञात किस प्रकार से करेंगे, देखो इधर, यदि हमें ये भुजा पता होती, ये वाली भुजा, तो हम सीधा संबंध बता देते कि ये भुजा है जो कितने आर के बराबर है, 4 आर के बराबर। ध्यान से समझने की कोशिश करोगे, यदि हमें ए से लेकर और बी तक वाली भुजा पता होती तो हम सीधा इस भुजा को किसके बराबर कर देते, 4 आर के बराबर। लेकिन क्या हमें ए बी की लंबाई पता है क्या, नहीं, क्योंकि ये घन की भुजा होती तो हम इसे ए मान लेते, लेकिन ये घन की भुजा नहीं है, यहाँ ये विकर्ण बन रहा है, तो सबसे पहले हमें इस भुजा का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो इस भुजा का मान ज्ञात करने के लिए हमें एक तो ये भुजा पता होनी चाहिए, तो ये भुजा तो हमें पता है घन की भुजा है, ये स्मॉल ए है, और एक ये भुजा पता होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों भुजाओं की सहायता से हम इस भुजा का मान निकाल सकते हैं। ध्यान से समझोगे, हम इस भुजा की सहायता से और इस भुजा की सहायता से या विकर्ण की सहायता से हम इस वाली भुजा या विकर्ण की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसमें से हमें ये तो पता है घन की भुजा है, लेकिन हमें ये भी पता नहीं है कि ये भुजा की लंबाई क्या है, क्योंकि ये भी एक घन का क्या बन गया, विकर्ण बन गया। तो अब इस भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें दूसरे त्रिभुज की आवश्यकता होगी, और वो दूसरा त्रिभुज हमारा ये होगा, ध्यान से समझोगे, ए सी, और इस बिंदु को मैंने डाल दिया डी। इधर देखोगे वापस ध्यान से गौर से, हमें इस भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। हमारा पर्पज है कि हमें ए से लेकर और कहाँ तक की लंबाई ज्ञात करनी है, बी तक की। ए से लेकर बी तक की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें एक तो बी सी की आवश्यकता होगी और एक ए सी की आवश्यकता होगी। तो बी सी तो हमें पता है ये स्मॉल ए है क्योंकि घन की भुजा है, लेकिन हमें ए सी का मान भी पता नहीं है। तो सबसे पहले हमें किसका मान निकालना पड़ेगा, ए सी का मान निकालना पड़ेगा। और ए सी का मान हम कौन से त्रिभुज से निकालेंगे, ए सी डी से, क्योंकि ये घन की भुजा है स्मॉल ए और ये भी घन की भुजा है स्मॉल ए। तो इन दोनों भुजाओं की सहायता से पहले तो किसका मान निकालेंगे, ए सी का। जब हमें ए सी का मान पता लग जाएगा तो ए सी और बी सी की सहायता से हम किसका मान निकाल लेंगे, ए बी का मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए सी डी। ए सी डी से मान निकालेंगे ए सी का, फिर ए सी की सहायता से और बी सी की सहायता से हम किसका मान निकाल लेंगे, ए बी का। तो सबसे पहले यहाँ लिया हमने त्रिभुज ए सी डी में, और ए सी डी में हमें मान किसका निकालना है, ए सी का। तो ए सी स्क्वायर बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। तो मैंने यहाँ लिख दिया ए सी डी में ए सी का स्क्वायर बराबर, ए सी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। और ए डी का स्क्वायर कितना है, ए डी का मान है ए, तो ए स्क्वायर हो गया, सी डी का मान है ए, क्योंकि दोनों ही घन की भुजा है, ये भी घन की भुजा है, ये भी घन की भुजा है। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर दिया। तो ए सी स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या आ गया, 2a स्क्वायर। ए सी स्क्वायर का मान हमने ज्ञात कर लिया और ए सी स्क्वायर का मान हमारे पास कितना आ गया, 2a स्क्वायर। अब हमारे पास इस भुजा का मान आ गया, तो अब इस की लंबाई और इसकी लंबाई के द्वारा हम किसकी लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, ए बी की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो दूसरा त्रिभुज ले लिया, इसके बाद हमने त्रिभुज ए सी डी के बाद दूसरा त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज ए बी सी में। और ए बी सी में हमें मान निकालना है किसका, ए बी का। तो हमने यहाँ लिख दिया ए बी का स्क्वायर बराबर, ए बी का स्क्वायर बराबर क्या कर दोगे, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ कर दिया ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। आप ध्यान से देखोगे, इससे को मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1। ए बी को मैं कितने आर के बराबर लिख सकता हूँ, 4 आर हो गया ना, 1 आर और 2 आर 3 आर और 1 आर कितना हो गया, 4 आर। तो ए बी को तो मैंने लिख दिया 4 आर के बराबर। ए सी का मान तुमने कहाँ से रख दिया, समीकरण 1 से। ए सी स्क्वायर का मान कितना है, समीकरण 1 में देखोगे 2a स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर की जगह मैंने रख दिया 2a स्क्वायर। और बी सी वाली भुजा कितनी है, स्मॉल a, तो मैंने इसको कर दिया स्मॉल a का स्क्वायर। तो अब यहाँ लिख लोगे आप कि हमने ए सी स्क्वायर का मान, ए सी स्क्वायर का मान समीकरण 1 से रखने पर,
समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 से रखा और हमने जो AB का मान रखा है, AB बराबर 4R रखा है। ये कहाँ से रखा है? चित्र से, डायग्राम से, चित्र से। ये 2 स्टेप आपको पता होना चाहिए कि AC का मान तो हमने समीकरण 1 से रखा है और AB के स्थान पर 4R रखा है, जो कहाँ से रखा है? चित्र से। और BC घन की भुजा है जो हमने A स्क्वायर कर दिया। अब देखोगे 4R स्क्वायर बराबर अपने पास कितना आ गया? 3A स्क्वायर, क्योंकि 2A स्क्वायर और 1A स्क्वायर कितना हो गया? 3A स्क्वायर। यहाँ तक हमने ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हमें संबंध निकालना है और संबंध निकालने के लिए यहाँ पर हमें A का मान या R का मान निकालना है। तो यहाँ से स्क्वायर हटा दूँ तो यहाँ क्या लग जाएगा? अंडर रूट। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 4R बराबर अंडर रूट 3A स्क्वायर। अब यहाँ से वर्गमूल निकालेंगे तो अंडर रूट 3 की जगह अंडर रूट 3 रखा और A स्क्वायर का मान क्या हो गया? A हो गया। और A के और R के बीच में संबंध निकाले तो A बराबर क्या लिख सकता हूँ? 4R बटे अंडर रूट 3। ये हमारी घन की भुजा A के बीच और गोले की त्रिज्या R के बीच में क्या आ गया? संबंध आ गया। और संबंध क्या आया? A बराबर 4R बटे अंडर रूट 3। इतना काम हो गया। इसके बाद हमें क्या निकालना होता है? घन का आयतन। और हम जानते हैं घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब। घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब। और भुजा क्या थी? A। और A का मान हम क्या रख देंगे? 4R बटे अंडर रूट 3 का क्यूब। और 4R बटे अंडर रूट 3 का क्यूब क्या आएगा? 4 का क्यूब तो कितना हो गया? 64। R की जगह R क्यूब और अंडर रूट 3 का क्यूब करोगे तो 3 अंडर रूट 3। अब हमें संकुलन दक्षता ज्ञात करनी है और संकुलन दक्षता के लिए हमें गोले का आयतन चाहिए और घन का आयतन चाहिए, जो हमने दोनों को ज्ञात कर लिया। तो अब गोले के आयतन और घन के आयतन की सहायता से हम BCC की क्या ज्ञात कर सकते हैं? संकुलन दक्षता। तो इसके बाद हम यहाँ निकालेंगे अब संकुलन दक्षता। तो संकुलन दक्षता बराबर क्या फॉर्मूला होता है? संकुलन दक्षता प्रतिशत बराबर, संकुलन दक्षता प्रतिशत बराबर। तो संकुलन दक्षता में ऊपर ही ऊपर लिखेंगे गोले या अवयवी कणों का आयतन, गोले या अवयवी कणों का आयतन अपॉन घन का आयतन, अपॉन घन का आयतन और मल्टीप्लाई बाई 100। गोले का आयतन हमारे पास कितना आया था? गोले का आयतन हमारे पास था, 2 गोलों का निकाला था तो 8/3 पाई R क्यूब अपॉन घन का आयतन हमारे पास आया है 64 R क्यूब अपॉन 3 अंडर रूट 3 और मल्टीप्लाई बाई 100। R क्यूब से R क्यूब कैंसिल हो गया। हमारे पास ऊपर बचा 8, ये 3 आगे नीचे इनटू में 64 और ये 3 अंडर रूट 3 कहाँ चले गए? ऊपर चले गए और इनटू में क्या बचा? 100। सॉल्व करेंगे इसे, अंडर रूट 3 की वैल्यू रखेंगे और सॉल्व करके मुझे आंसर बताओगे कि इसकी संकुलन दक्षता कितनी प्रतिशत आ रही है। इसे सॉल्व करोगे और संकुलन दक्षता आप बताओगे मुझे कितना प्रतिशत आ रहा है इसके। सॉल्व करके चेक कर लेना, इसकी संकुलन दक्षता आएगी 68% के लगभग, 68%। तो हमारे पास BCC की संकुलन दक्षता कितने प्रतिशत आ गई? 68%।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि BCC में अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया स्थान कितना प्रतिशत है, 68%। शेष कितना बच गया, 32%, मतलब 32%, जो कि स्थान क्या रहता है, रिक्त रहता है। तो ये लाइन नीचे लिख दोगे, अतः BCC में अवयवी कणों के द्वारा 68% स्थान घेरा जाता है तथा शेष 32% स्थान रिक्त रहता है। अतः BCC की संकुलन दक्षता संकुलन दक्षता 68% होती है। BCC की संकुलन दक्षता 68% होती है। तो हमने इस प्रकार से SCC की संकुलन दक्षता देखी और SCC की संकुलन दक्षता में प्राप्त हुई 52.4%। फिर हमने निकाली FCC की संकुलन दक्षता, FCC की संकुलन दक्षता में प्राप्त हुई 74%। और फिर हमने निकाली BCC की संकुलन दक्षता, जो हमें प्राप्त हुई 68%। इस प्रकार से ECC की शेष बची, जो ECC हमारे सिलेबस में नहीं है, जिसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। तो हमारे सिलेबस में केवल 3 ही क्रिस्टलीय जालक है, SCC, BCC और FCC। तीनों की संकुलन दक्षता हमने ज्ञात कर ली। अब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है, या तो आपसे सीधी गणना करवाएगा, SCC, BCC और FCC की संकुलन दक्षता की परिकलन कीजिए, इनकी संकुलन दक्षता ज्ञात कीजिए। या छोटे नंबर में कोई क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछ सकता है आपसे। तो या तो सीधा सीधा ये पूछता है कि SCC की संकुलन दक्षता बताइए कितनी होती है, BCC की संकुलन दक्षता बताइए कितनी होती है, FCC की संकुलन दक्षता बताइए कितनी होती है। या फिर ये पूछेगा कि BCC में घन की भुजा व गोले की त्रिज्या के बीच में क्या संबंध होता है। तो आपको ये संबंध ध्यान रखना है, A बराबर 4r/√3। तो यहाँ 2 तरीके से छोटे क्वेश्चन बनते हैं। या तो आपसे संबंध का क्वेश्चन पूछेगा घन की भुजा और त्रिज्या के बीच में, या फिर आपसे इसकी सीधी 1 नंबर में संकुलन दक्षता पूछेगा, आपसे ज्ञात नहीं करवाएगा। या फिर आपसे पूरा परिकलन करवा सकता है कि इनकी संकुलन दक्षता का क्या कीजिए, परिकलन कीजिए। तो हम इनकी घन की भुजा और त्रिज्या के बीच में और इनकी संकुलन दक्षता को एक साथ करके लिखेंगे, जहाँ से छोटा क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ तक इसे नोट कर लोगे एक बार। तो एक छोटा सा सारणी बनाएंगे हम इसके अंदर, और सारणी के अंदर नोट लगा के शॉर्ट के रूप में लिखोगे। नोट लगा के एक तरफ लिखेंगे क्रिस्टलीय जालक, एक तरफ लिखेंगे इनकी संकुलन दक्षता, और एक तरफ लिखेंगे इनमें A व R के मध्य संबंध। तो हमने 3 क्रिस्टलीय जालों की संकुलन दक्षता निकाली है। एक तो निकाली है SCC की, एक निकाली है FCC की, और एक निकाली है हमने BCC। तो बताओगे SCC की संकुलन दक्षता हमें कितनी प्रतिशत प्राप्त हुई,
52.4%। और इसकी घन की भुजा और त्रिज्या के बीच में संबंध क्या आया था, A बराबर 2r। ठीक है। FCC की संकुलन दक्षता में कितने प्रतिशत प्राप्त हुई, 74%। और इसकी घन की भुजा और त्रिज्या के बीच में संबंध आया था A बराबर 4r/√2। ठीक है। इसके बाद BCC की संकुलन दक्षता में कितनी प्रतिशत प्राप्त हुई, 68%। और इसकी घन की भुजा और गोले की त्रिज्या के बीच में संबंध आया था हमारा, ये सामने है आपके, A बराबर 4r/√3। यहाँ से आपसे एक नंबर में छोटा क्वेश्चन इन दो में से पूछ सकता है, या तो संकुलन दक्षता से पूछेगा या फिर इनकी घन की भुजा व गोले की त्रिज्या के बीच में संबंध से पूछेगा। तो इस प्रकार से हमारा संकुलन दक्षता का टॉपिक फिनिश हुआ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलेगा, ठोसों में निविड़ संकुलन। ठोसों में निविड़ संकुलन का मतलब क्या होता है कि ठोस के अवयवी कण जो बिल्कुल पास पास स्थित होते हैं उस प्रकार की संरचना को निविड़ संकुलित संरचना कहते हैं। और ठोसों में निविड़ संकुलन 3 प्रकार से हो सकता है, एक विमीय निविड़ संकुलन, द्विविमीय निविड़ संकुलन और त्रिविमीय निविड़ संकुलन, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।